युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। कहा है कि निशाने पर इजराइल की कई बस्तियां हैं, 25 बस्तियों को खाली करने की धमकी दी है। वीडियो जारी कर हमले की चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी, तो आपने ये देखा होगा कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह की जो लीडिंग टीम है उसे इजराइल ने नष्ट किया, तबाह किया। और फिर भी अब हिजबुल्लाह ने एक वीडियो रिलीज किया है और इजराइल को चेतावनी दी है। तो अब ऐसे में इजराइल और भी चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि आज हिजबुल्लाह के भी तमाम जो ठिकाने हैं उस पर भी हमले किए गए हैं। निशाने पर इजराइल की कई बस्तियां हैं। 25 बस्तियों को खाली करने की धमकी दी गई है, वीडियो जारी कर हमले की चेतावनी दी गई। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इजराइल और किस तरह से तैयार है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है, प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, और इसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी मेकिंग के बाद इजराइल इस वॉर में आगे बढ़ता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ईरान में नहीं, पूरे जो हिमायती जो लोग हैं, हिमायती जो कंट्रीज है, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। वीडियो रिलीज किया गया इन सबके बीच हिजबुल्लाह की तरफ से। वीडियो जारी कर हमले की चेतावनी दी गई है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फाइटर जेट से हमला, 100 जगहों पर हमले किए गए, 3 स्टेट में 20 सैन्य बेस पर हमले किए गए हैं। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह को भी तबाह किया गया। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह अभी बाज नहीं आ रहा और एक वीडियो रिलीज किया गया है और इस वीडियो के जरिए हमले की चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है। तो ये काफी अहम माना जा रहा है। और अब चलिए इसी पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से शनिवार से ये हमला शुरू हुआ, इजराइल ने बड़े अटैक्स किए हैं ईरान पर, और अब ये और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से बैलिस्टिक जो मिसाइल है, जो रिफाइनरी सिस्टम को छोड़ के बाकी चीजों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, 3 स्टेट के 20 जो मिलिट्री जो बेसिस है उसे तबाह किया जा रहा है। इजराइल पूरी तरह से तैयार है और कहीं भी किसी भी तौर पर चुप नहीं बैठने वाला। हमने ये भी देखा था और हमने चर्चा भी किया था मेजर साहब की, जिस तरह से ईरान ने अपना जो रक्षा बजट है उसे बढ़ाया, यानी कि पूरी तरह से तैयारियां ईरान भी कर रहा था, वेपन्स को बढ़ाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही थी। लेकिन ये सब एक दिन में संभव नहीं था। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, ईरान ने इजराइल पे 1 अक्टूबर को हमला किया। 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो इजराइल ने बोला हम इसका जवाब जरूर देंगे, अपने तरीके से देंगे, अपने तौर तरीके, अपने वक्त पे देंगे, टैक्टिक्स हमारी होगी। इनका प्लान था तकरीबन 16 अक्टूबर को हमला करना ईरान के ऊपर, लेकिन दस्तावेज काफी अमेरिका की तरफ से खास तौर से शायद लीक हो गए थे, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसमें लॉस्ट हो गया था, तो उन्होंने वो हमला रोक दिया। अब कल सुबह 5 बजे मेरा फोन बजना शुरू हो गया। तो क्या हुआ? तो न्यूज चैनल्स का ही फोन था कि भाई इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, और ये सीधी बात है। ईरान ने ये बयान दिया कि उन पे नुकसान नहीं हुआ है कुछ भी, और एक तरीके से वो तेहरान के अंदर, शहर के अंदर सब कार्रवाई ठीक से चल रही है। अब जाहिर सी बात है, हमला जिसके ऊपर भी होगा वो कबूल तो करेगा नहीं कि हमारा नुकसान हुआ है। और जहां पे जो रिपोर्ट्स आई थी कि 100 फाइटर विमान, यानी कि F-35 और F-16, जो कि बहुत घातक कारगर विमान होते हैं, इनसे हमला किया गया। एक विमान उनमें से, एक फाइटर जेट की काफी है तहस नहस मचाने में। इतने सारे फाइटर जेट्स, भाई आप सोच सकते हैं बर्बादी की क्या आलम होंगे। IRGC की एक बिल्डिंग कोलैप्स करती हुई दिखी, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। तो इसमें देखिए, मैं देख रहा हूँ हिजबुल्लाह ने अब चेतावनी दी है, एक वीडियो भी निकाला है, और हिजबुल्लाह ने 5 इजरायली रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बना के वहां पर भी हमला किया है। तो ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, और जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, ये चुप तो नहीं बैठेंगे। भलाई ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो,
भले ही डायरेक्टली का कार्रवाई ना करे, इसके जो प्रॉक्सीज हैं वो चुप तो नहीं बैठेंगे, और इजराइल जो है वो भी चुप नहीं बैठेगा। दो तरफ से आग भड़की हुई होगी, और अमेरिका ये कतई नहीं चाहेगी कि आग लगे, क्योंकि 5 नवंबर को वहां पर इलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, तो कमला हैरिस के खिलाफ लोग इसके उनके अगेंस्ट जाएगा और उनके वोट भी कम हो जाएंगे। तो अमेरिकन इलेक्शंस ना अफेक्ट हो इसके अंदर, तो ये इसके अंदर अमेरिकन चाहेंगे कि ये आग यहीं पे ही दब जाए, यहीं पे डाउस द फायर हो जाए बिल्कुल। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये आग वैसे दबने वाली नहीं है, ये आग अभी और लंबा जाएगी और बड़ा खींचेगी, और जो अन्य मुल्क जो बाहर बैठे हुए हैं, वॉर जोन से बाहर दूर दराज इलाकों में, सोच रहे हैं हमें इफेक्ट नहीं पड़ता और आराम से बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत फर्क पड़ेगा, उनको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी लाल समुद्र में, रेड सी में हुती रेबल्स जो है, यमन बैक, ईरान बैक, 50 अन्य देशों के कार्गो इफेक्ट हुए हैं। तो इसको ये गल्फ वॉर 3 की तब्दील में हो जाएगी ये, और इसको मैं देख रहा हूं कि हर एक राष्ट्र इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। भला ही वर्ल्ड वॉर की तरफ नौबत ना आए, लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। मेजर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने भी अमेरिका में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, 5 नवंबर की तारीख का इंतजार सभी को है वैश्विक स्तर पर, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जब शनिवार को जब ये हमला किया गया था, उसी वक्त अमेरिका ने ईरान को एक नसीहत दे डाली थी कि भाई आप हमने रोक दीजिए, आप पलटवार मत कीजिए वरना और ज्यादा मुश्किलें होंगी। इजराइल ने अपना काम कर दिया और अब वो हमले नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं अब जिस तरह से और भी ज्यादा हमले हुए, 30 शहरों को और तबाह किया गया, 20 स्टेट के जो तमाम एयर बेसिस है उसे तबाह किया गया। ऐसे में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा इसमें देखी जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत अहम हो जाता है, चुनाव भी बेहद करीब। जी, अमेरिका को ये आग बुझा देनी चाहिए थी बहुत पहले, और वो चाहते तो वो कर देते। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, ये नहीं, उनको हकीकत में ये आग बहुत पहले बुझा देनी चाहिए थी, लेकिन वो बुझा नहीं पाए थे। तो इसका खामियाजा उनको भी कहीं ना कहीं अपने इलेक्शंस के तौर पे कहीं ना कहीं पे उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मैं देख रहा हूं कि उनका हाथ इजराइल के सिर के ऊपर है, जिसकी वजह से इजराइल बड़ा चौड़ा हुआ था। तो अगर अमेरिका अपना हाथ हटा देती इजराइल के सिर के ऊपर से पहले, तो इजराइल जिस नौबत पर आया था कि वो अमेरिका की बात सुनने से मना कर रहा था, वो एक टाइम ये भी आया था, और जो बाइडेन ने ये कहा था कि अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को बचाने के लिए और लंबा खींचने के लिए नेतन्याहू इस युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं। तो अगर अमेरिका इसको ऑन टाइम डाउज ऑफ फायर कर देती तो ये नौबत शायद नहीं आती। और अभी भी मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि 5 नवंबर तक कुछ हो, वहां पे खून खराबा हो, बमबारी हो, ये इलेक्शन वहां पे, क्योंकि इलेक्शन उनके सिर के ऊपर है और इलेक्शंस को बहुत सीरियसली लोग लेते हैं। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यहां तक है। अब उन्होंने एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया, उनको पता नहीं है कि अब क्या करें। ये युद्ध जो है, इसमें युद्ध विराम अमेरिका ला सकती थी बड़े आसानी से, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अब इसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मेजर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि इजराइल की तरफ से जो फाइटर जेट्स हैं उससे हमले लगातार किए जा रहे हैं और ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है, तो एक बार इसका भी जिक्र कीजिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड और फाइटर जेट की जो स्पीड्स है उसमें कितना अंतर है, कितना फर्क देखा जाता है? जी देखिए, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ वीएन झा साहब को, वो एयरफोर्स हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बल्कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत बड़ा, तीनों में ये कॉमन चीज ये है, सिमिलरिटी है कि हवाई हमले होते हैं इससे और घातक हमले होते हैं। लेकिन अगेन बहुत फर्क है, कुछ तो होते हैं सर्फेस टू लैंड, कोई होते हैं लैंड टू सर्फेस, कुछ सर्फेस टू सर्फेस। तो इस तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, इनकी रेंज पे भी डिपेंड करता है, इनके इफेक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि वीएन साहब ने कल समझाया था एक्चुअली कि जो खबरें आ रही हैं कि 100 फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए हैं, कोई कह रहा है कितने इतने, मगर इन्होंने बताया अगर इतने फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके फ्यूल, उनके अंदर फ्यूल जाता है ना, तो वो फ्यूल का खर्चा और फ्यूल का कैलकुलेशन बताया था वीएन झा साहब ने, तो वो बहुत उनको पीछे का मामला लगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर एयरफोर्स हवाई हमले के बारे में मैं समझा दूं, लेकिन मेरे से बेहतर वीएन झा साहब समझा पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एयरफोर्स से हैं। ठीक है, आपका इस सीधा रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरह से इजराइल ने कहा
और पहले ही वार्न करने की बातें सामने आई थी कि हमले के पहले जानकारी दे दी गई थी, यानी सीधे तौर पर समझिए कि ईरान ये सारी चीजें एस्केलेट ना करे, इसीलिए कहीं ना कहीं वार्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं इजराइल भी ईरान के हमले से घबरा रहा होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को जिस तरह से हमले किए गए थे, जिस तरह से इजराइल पर हमले ताबड़तोड़ किए गए थे, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या देखा जाए, क्या स्थितियां, क्या सर्कमस्टेंसेस आने वाले वक्त में बनते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से हमने देखा कि अपने रिफ्यूलिंग सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है एयर में, सारी तैयारियां ईरान की तरफ से भी। देखिए गरिमा, इसमें ये जो युद्ध है ये एक्सटेंशन, इसराइल और हमास का तो युद्ध जस्टिफाइड था क्योंकि इसराइल को हमास को खत्म करना ही था, लेकिन एक्सटेंशन जो हुआ है ये सारे अनवारंटेड थे, अनडिजायरेबल थे। अगर हिजबुल्लाह ने हमास का साथ नहीं दिया होता तो आज के दिन में हिजबुल्लाह पे इस तरह के अटैक नहीं होते जिस तरह से होते। अगर ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास का भड़ास निकालने के लिए इसराइल पे हमला नहीं किया होता तो अभी ईरान के ऊपर में भी ये इस तरह का नहीं होता, युद्ध नहीं होता। और देखिए सारे लोग जो हैं सारे इससे त्रस्त हैं। आप ले लीजिए, पहले सुपर पावर का ले लीजिए। देखिए अमेरिका ऑलरेडी फंसा हुआ है, एक तो यूक्रेन में फंसा हुआ है, गाजा में फंसा हुआ है, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट में फंसा हुआ है, और भी कुछ जगह में है जहाँ पे कि अमेरिका फंसा हुआ है। तो वो आज के दिन में इसको एक्सपैंड नहीं करना चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपैंड नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत शक्ति लगी हुई है, चाहे वो रेड सी हो चाहे मेडिटेरियन सी हो, वहां पे उसकी शक्ति लगी हुई। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये एस्केलेट हो। अब बात आई इसराइल की। देखिए इसराइल भी आज के दिन में जो सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं लग रहा है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के चलते साउथ लेबनान को ले लीजिए या बेरूत को ले लीजिए, तो ये 2 कंट्री हो गए। उसके बाद सीरिया, वहां पे भी अटैक कर रहा है क्योंकि सीरिया से भी इसको चैलेंजेस आ रही हैं। सीरिया के इडलिब में बहुत सारे टेररिस्ट आज के दिन में वेट कर रहे हैं कि वो भी खमेनी के कॉल के बाद वो यहाँ पे आके ज्वाइन करे। तो सीरिया हो गया 3। उसके बाद ये जो ईरान है ये चौथा फ्रंट है। इराक से अभी 4-5 दिन पहले इराक से 2 ड्रोन इसके ऊपर में बरसाए गए हैं, तो वो 5वां फ्रंट हो गया। तो इतने सारे फ्रंट पे इसराइल जो है वो नहीं लड़ सकता है आज के दिन में, क्योंकि जितनी उसकी एयर पावर है, मतलब जितने उसके पास में मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये काफी खर्चे हो रहे हैं। इधर तो सब मिला के बरसा रहे हैं रॉकेट, जैसे हमास का हो गया, हिजबुल्लाह का हो गया, हुती का हो गया, या फिर आप कह लीजिए इराक में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स है या किताब हिजबुल्लाह है, वहां से हो गया, ईरान का हो गया। ये सब अलग अलग देश या अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उधर हुती हो गया, सब अपने अपने बम इसके ऊपर बरसा रहे हैं। लेकिन इसराइल तो अपना ही रिसोर्सेज सबों पे खर्चा कर रहा है ना, तो उसके पास भी लिमिटेड आज के दिन में चीजें हैं। तो आज के दिन में इसराइल भी नहीं चाहता है कि ये एस्केलेट है, और इसीलिए जो कल जो अटैक हुआ था इसको हम सिंबॉलिक तो नहीं मानते हैं, लेकिन एक शो ऑफ रिटेलिएशन इसको मानते हैं, और बड़ा लिमिटेड मानते हैं, क्योंकि जितना उसको हमला करना चाहिए वो उसने हमला नहीं किया हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं शक्ति में है कि अगर एस्केलेट हुआ तो वो भी शायद कोप अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के दिन में जो उसका सबसे बड़ा समर्थक है वो है यूएसए, और यूएसए नहीं चाहता है कि ये एस्केलेट हो, क्योंकि मैंने आप बता दिया क्यों। अब यहाँ पे न इसराइल चाहता है ना अमेरिका चाहता है। एक तीसरा फैक्टर जो है वो है रशिया का। रशिया आज के दिन में जो मैंने कहा था S-400 मिसाइल्स वो ईरान को दे रहा है, पहले से ही S-300 मिसाइल्स ईरान को दिया हुआ है। तो S-400 के आने के बाद जो इक्वेशन है एयर डिफेंस की वो बदल जाती है, क्योंकि S-400 बहुत सशक्त एयर डिफेंस प्रणाली है। उसके बाद फिर ये जो इसराइल है ये अपनी प्लेन या अपनी बैलिस्टिक मिसाइल वहां पे नहीं भेज पाता। तो इसीलिए इससे पहले कि S-400 ऑपरेशनल हो जाए, हमें समझ में आया है कि शायद 1 या 1.5 बैटरी S-400 के वो ईरान को भेजा गया। तो इससे पहले कि वो ऑपरेशनलाइज हो तो इसराइल चाहता था कि ये अपने प्लेन वहां पे भेज के सारा सुरक्षित अटैक करके वहां पे वापस आ जाए। तो ये स्थिति है वहां की कि रशिया भी इसको एक्सपैंड नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी वहां पे यूक्रेन में फंसा हुआ है, और एज वेल एज ईरान में भी उसके कुछ रिसोर्सेस और कुछ मैन पावर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सब होने के बाद में वो निकल गया, रशिया निकल गया।
एक शक्ति है, लेकिन चीन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि चीन आज के दिन में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी वो खोज रहा है, जिसमें कि वो ताइवान के ऊपर में अटैक कर सके या ताइवान को हथिया सके। हम्म। तो वो वहाँ पे कहीं न कहीं लगा हुआ है, और वैसे भी चीन की पॉलिसी नहीं है डायरेक्टली किसी देश के साथ में जाके लड़ना। वो बाहर से समर्थन दे सकता है, वो मॉरल सपोर्ट कर सकता है, वो उसको लटकाए रख सकता है, वो, लेकिन आज तक याद कीजिए, चीन ने किसी भी देश में अपना आर्म फोर्सेस को नहीं भेजा है। तो चीन इसमें नहीं आ रहा है। तो हम्म। ये सारे जो देश हैं, ये कोई भी नहीं चाहते कि ये मिडल ईस्ट का जो 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 लड़ाई है ये एस्केलेट हो। लेकिन अब जो आपने हम्म। जी। अब आपने अली से पूछा था कि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में और एरोप्लेन के बारे में। देखिए, हम्म। क्रूज़ मिसाइल की नॉर्मल स्पीड जो होती है, नॉर्मल नॉर्मल हम्म। मतलब आम जो क्रूज़ मिसाइल्स होते हैं, हम्म। उसकी गति लगभग 1 माक से अंदर होता है, मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर से कम होता है। हम्म। तो यूजुअली वो उसकी वेलोसिटी होती है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जो जो हॉरिज़ॉन्टली है वैसे नहीं आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाते हैं हम्म। स्पेस में, वहाँ पे उस तरह जगह में जाते हैं जहाँ से कि नीचे आने के टाइम में उसकी ट्रैजेक्टरी उसके टारगेट पे लॉक हो, तो नीचे आने के टाइम में उसकी वेलोसिटी काफ़ी चली जाती है। 3 माक, 4 माक, 5 माक, 6 माक, माक है हम्म। साउंड की गति। तो इतनी ज़्यादा गति उसकी बढ़ जाती है, और तब उसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा-सा चैलेंज होता है, और इसीलिए जो अभी ये हम्म। थर्ड जो भेजा हुआ है यूएसए ने, हम्म। थर्ड ख़ास करके जो जो हाई एल्टीट्यूड में मारने की शक्ति है बैलिस्टिक मिसाइल को, हम्म। ये उसमें काम करती है, कि क्योंकि इसकी टर्मिनल हाई वेलोसिटी जो होती है, वो हाई एल्टीट्यूड में उसको मार गिराने की होती है। तो ये आपकी इक्वेशन है। एरोप्लेन एरोप्लेन की गति जो है, जैसे ये सबसोनिक हो सकती है, हवा की साउंड की वेलोसिटी से कम, हम्म। सोनिक हो सकती है, साउंड की वेलोसिटी के बराबर में, और ये सुपरसोनिक भी हो सकती है। हमारे बहुत सारे एरोप्लेन हैं जो थोड़ी देर के लिए सुपरसोनिक जा सकते हैं, लेकिन जब सुपरसोनिक में ये ट्रैवल करते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस, जो हवा का जो जो घर्षण है, वो हम्म। बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक वो सुपरसोनिक नहीं जाते हैं, कम से कम लोअर ऑल्टीट्यूड में। हायर ऑल्टीट्यूड में हवा का जो जो डेंसिटी है वो कम है, हम्म। वहाँ पे वो काफ़ी देर तक सुपरसोनिक हो सकते हैं। तो ये आर्म्स थी जो आपने जो अली से पूछा था, हम्म। ये क्रूज़ मिसाइल का और बैलिस्टिक मिसाइल का। मिसाइल मैंने आपको बताया, ये हम्म। बिल्कुल जो जो है वो हॉरिज़ॉन्टल जाती है, धरती की सतह से चाहे 10,000 फीट ऊपर में, या कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ट्री टॉप में जाती है। हम्म। जो जो क्रूज़ मिसाइल नहीं चाहती कि वो दुश्मन के रडार से डिटेक्ट हो जाए, हम्म। वो बिल्कुल 500 फीट या 1000 फीट ऊपर धरती से वो उसमें जाते हैं, लेकिन उसकी जो गति है वो कम होती है, यूजुअली 600, 700, 800 किलोमीटर पर आवर हम्म। उसके आसपास होती है। तो इससे अहम जानकारी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन साहब। और इनके साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।